हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और साइंस के भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जीके और जीएस दोनों को करने वाले हैं, तो देख लीजिएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, तो टोटल 51 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए तो शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा और जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर। डेली आपको यहाँ पे लाइव क्लास मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है। निम्नलिखित में से कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिसंबर और जनवरी का समूह। कौन सा? तो दिसंबर और जनवरी का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो दिसंबर और जनवरी का समूह जो है उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो ये 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है आपका, 12 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर चुका है, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, दोनों जगह पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? तो लू कहलाती है। क्या कहलाती है? तो लू कहलाती है वो हवाएं। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है आपकी गर्मियों के दिन में, उसको क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है। इनमें से कौन सा राज्य जो है आपका लू से प्रभावित होता है? तो इजी है, आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है आपका लू से प्रभावित होता है। ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे मारना होता है। लू तो बहुत सारे राज्य में चलता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार में आपको मारना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो राजस्थान राज्य में आपका लू चलता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी आपकी हिमालय से निकलती है? तो ये आपका गंगा नदी हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी? तो गंगा नदी आपकी हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी आपकी हिमालय से निकलती है? तो गंगा नदी आपकी हिमालय से निकलती है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। कौन से राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन का विकास कम हुआ है? कौन से राज्य में? तो ये हो जाता है आपका सिक्किम राज्य में। कौन सा? तो सिक्किम राज्य में आपका भौगोलिक परिस्थिति किस कारण से पूछा जाएगा, कौन से कारण से आपका सिक्किम में जो है परिवहन का विकास कम हुआ है? तो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से, भौगोलिक कारण से आपका यहाँ पे विकास कम हुआ है। तो कौन से राज्य में? तो सिक्किम राज्य में आपका विकास कम हुआ है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किसके रूप में जाना जाता है? यहाँ पे आपका स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन छूटेगा, किसके रूप में जाना जाता है, कौन से भाग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ये भूपरपट्टी के भाग से जाना जाता है। जो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको भूपरपट्टी के भाग से नाम से जाना जाता है। उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपरपट्टी कहते हैं, उसको जो है इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आपका प्राइवेट कंपनी है। फिर यहाँ से जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकलती है, आपका जेई वालों के लिए भी निकलती है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, सेल आपका होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड हो जाता है। तो ये तीनों जो है ये सरकारी संस्था है, लेकिन ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है ये जो है आपका प्राइवेट कंपनी है। कौन सा? तो प्राइवेट कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? तो 1907 में आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो टाटा आयरन स्टील का कंपनी का तो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे टाटा जी में हुआ था, उस जमशेदपुर में हुआ था, तो जमशेदपुर का नाम बदलकर टाटा कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बताने लगेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में जो भी बता सकते थे वो बता दिया। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है। कौन सी फसल जो है भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है। जायद एक तरह का आपका फसल का मौसम है, जैसे कि रबी होता है, खरीफ होता है, उसी तरह से एक जायद भी तीसरा फसल हमारा कौन सा है? तो जायद फसल होता है। रबी और खरीफ के बीच में जो लगता है उसको हम लोग जायद बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर, तो 8 का ए हो जाता है चावल नहीं लगता है, खीरा तरबूजा तरबूज। यहाँ पे जो है जायद फसल में मैक्सिमम जो है आपका सब्जियाँ जैसी सब्जी टाइप से जो शॉर्ट टर्म में लग जाती हैं, उपज जाती हैं, उसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे खीरा तरबूज और खरबूजा ये नहीं होगा, आपका चावल जो है ये आपका जायद मौसम में नहीं आता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है, तो ये होता है आपका देवप्रयाग में। कहाँ, तो देवप्रयाग में होता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में होता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक विशेषता, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली, मध्य एशिया की तरफ से इधर से, जैसे कि ये भारत हो गया, ये भारत है, तो इधर से जो हवाएं आती हैं आपका मध्य एशिया से हवाएं आती हैं, तो उसको कौन रोकता है, तो सिंपल आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपका हिमालय है, तो वही रोकता है आपका। ठीक है। तो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से कौन रोकता है, तो हिमालय रोकता है। कौन रोकता है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय रोकता है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है, जिससे किसमें व्यक्त किया जाता है। जो वर्षा सबसे आम मापन की एक निश्चित, सिंपल इसमें पूछा जा रहा है कि वर्षा को मापने की कौन सी इकाई होती है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी इकाई होती है, तो आपका मिलीमीटर इकाई होती है। कौन सा, तो मिलीमीटर होता है। वर्षा का सबसे आम मापन, सबसे ईजी मापन जो होता है, आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा की गहराई, जो वर्षा होती है तो कुल वर्षा की गहराई कितनी हुई, कितना सेंटीमीटर आपका हुआ, वही आपका हो जाता है मिलीमीटर में मापा जाता है। ठीक है, मिलीमीटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, इसमें से पूछ बताइए। तो कौन सा होता है, खनन के कारण वनोन्मूलन। कौन सा, तो खनन के कारण वनोन्मूलन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहाँ जो खनन होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, खनन के कारण जो है आपका वहाँ भूमि जो है बहुत कम है, निम्नीकरण है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था, तो ये हो जाता है आपका इस्पात और सूती वस्त्र। कौन सा, तो इस्पात और सूती वस्त्र। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र और इस्पात। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का आपका सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था, तो इस्पात मतलब कि आपका स्टील और आपका सूती वस्त्र। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे पुराना आपका उद्योग कौन सा होता है, तो सूती वस्त्र जो है आपका सबसे पुराना उद्योग होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है कि 14 नंबर क्वेश्चन कि माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था। माइकल फैराडे ने 1831 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था, तो ये हो जाता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। कौन सा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। ठीक है, कौन सा प्रयोग किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, इनमें से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो किलोवाट घंटा बिल्कुल ऊर्जा की इकाई है। कैलोरी भी हो जाता है, जूल भी हो जाता है, लेकिन न्यूटन आपका जो है ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो ये वाला आपका गलत है। इसीलिए ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है, तो न्यूटन हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए एक और कथन पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, बिल्कुल ये सही है। जो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है कि प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई है। और एक देखिए, तो प्रकाश वर्ष आपका समय की इकाई है, तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपका समय की इकाई नहीं है। समय की इकाई क्या हो जाती है, सेकंड होता है, मिनट हो गया आपका, फिर घंटा भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश वर्ष आपका समय की इकाई नहीं। अगर यहाँ पे बोल दिया है डायरेक्ट कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो जब आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। लेकिन यहाँ पे लास्ट ही पढ़ लेते हैं कि एंगस्ट्रम जो है लंबाई का इकाई है, तो बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम जो है एक लंबाई का इकाई होता है। तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, तो इसलिए ये वाला आपका सही हो जाता है, सी नंबर। ठीक है, कौन सी नहीं पूछ रहा है, तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। समय की इकाई क्या है, सेकंड है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक सिंपल है कि एम्पियर होता है। क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है।
आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम था। 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम था, ये पूछा जा रहा है आपसे। पवन मापक यंत्र का क्या नाम था 1450 में, ये क्या था, तो पवन वेग मापी, क्या था, तो एनोमीटर, ठीक है, एनोमोमीटर, ठीक है, पवन वेग मापी इसको कहा जाता था। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछ दिया कि पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र कब हुआ था, तो 1450, इसको भी याद रखिएगा। इसका नाम क्या रखा गया था, तो पवन वेग मापी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए माप की इकाई क्या है। लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए माप की इकाई क्या है, तो ये क्या होता है, इजी क्वेश्चन है कि डायोप्टर होता है। कौन सा होता है, तो डायोप्टर। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए माप की इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर हो जाता है। क्या होता है, तो ओम मीटर आपका हो जाता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर हो जाता है। अगर सिर्फ प्रतिरोध पूछेगा तो आपका ओम हो जाता है, ठीक है, ओम आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चालकता पूछेगा तो महू हो जाता है, इसको अब याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन की गो शब्द जिसका अर्थ गाय है से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। गो शब्द जिसका अर्थ गाय है उससे जो है बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा जाता है कि वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो गोमत कहा जाता था। एक वैदिक काल में जो एक धनी व्यक्ति होता था उसको क्या कहा जाता था, तो गोमत कहा जाता था। और गो शब्द का क्या हो जाता है अर्थ, तो गाय हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बोला जा रहा है कि भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये हो जाता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपका भारत में 1792 में किस गवर्नर जनरल द्वारा आपका दरोगा प्रणाली की जो शुरुआत है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जो कि 1792 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते 23 नंबर क्वेश्चन की विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी, तो एडविन हबल ने दी थी। किसने, तो एडविन हबल ने आपका विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, किस प्रकार की शैलें अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनती है। किस प्रकार की शैलें जो है आपका पत्थर बोल सकते हैं आप लोग, जो है अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनती है, तो ये आपका हो जाता है अग्नेय शैलें। कौन सी शैलें, तो अग्नेय शैलें, अग्नेय चट्टान आप लोग बोल सकते हैं। अग्नेय चट्टान किससे बनते हैं, तो आपका उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, पहले के भी सेट में आया था ये क्वेश्चन कि बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बराकर नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन से, तो 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। तो कौन से राज्य की जनगणना दर्ज नहीं की गई थी, तो नागालैंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका नागालैंड की जो जनसंख्या है आपका एससी जाति की, कौन सी, तो एससी जाति की जनसंख्या नागालैंड की आपका दर्ज नहीं की गई थी 2011 के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, घावों से अत्यधिक। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन कर क्योंकि आप लोग जैसे कि पढ़ कर ही यहाँ पर सेट मार रहे होंगे, ठीक है, पढ़ कर ही सेट मार रहे होंगे, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से आपका थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पे खराब होगा। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि बता नहीं रहे हैं, यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, बस यहाँ पे सेट कराया जा रहा है, ठीक है। अगर बोलिएगा कि हाँ एक्सप्लेन करना है तो कमेंट में आप लोग बोलिए, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए भी समझ लेंगे, ठीक है। तो बोला जाता है कि घावों से अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण हो सकता है। घावों से अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण हो सकता है, और आप लोग को कमेंट में क्या बताना है, बताया था मैंने पहले वाले सेट में भी, क्या बताना है कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया है, ये आपको कितना क्वेश्चन आपने सही किया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपको डेली का स्कोर अपना बताना है कि कितना आप लोग करते हैं, ठीक है। 50 में आपका 30 हो गया, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो वो बहुत है, बहुत इनफ है, ठीक है, क्योंकि इतना 50 में 50 में आपको 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अच्छा है ये, ठीक है, कोई इसमें खराबी नहीं है। घावों से अत्यधिक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि घावों से अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण हो सकता है, तो विटामिन के कारण हो सकता है, ठीक है। 27 नंबर ए नंबर हो जाएगा, विटामिन के कारण हो सकता है। घावों से अत्यधिक रक्तस्राव, रक्तस्राव मतलब रक्त का बना, ठीक है, किसके कारण, किसके कमी के कारण हो सकता है, तो विटामिन के कारण, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का क्या है। कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का क्या है, तो ये पशुजन्य रोग है। कौन सा रोग, तो पशुजन्य रोग है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुजन्य रोग कौन सा है, तो कोविड-19 है। आगे बढ़ते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन कि जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये आपका होता है अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। क्या, तो अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। आगे बढ़ते हैं 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की मिर्गी। क्या, तो मिर्गी जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं एक विकार है। क्या है, तो एक विकार है जो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग को प्रभावित करता है। जो मिर्गी है ये एक विकार है, ये मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये जो है त्वचा, मांसपेशियां या दांत और हड्डियां, तो तीनों गलत है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो मस्तिष्क कोशिकाएं। कौन सा, तो मस्तिष्क कोशिकाएं को यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाता है। कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कौन सा, तो मिर्गी। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्गी जो है दिमाग से ही प्रॉब्लम है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि आहार में फाइबर की भूमिका निम्न में से कौन सी है। आहार में फाइबर की भूमिका इनमें से कौन सी है, तो ये पाचन और मल त्याग नियमितता को बढ़ावा देना। कौन सा, तो पाचन और मल त्याग नियमितता को बढ़ावा देना। आहार में फाइबर की भूमिका क्या रहती है, आहार में मतलब कि भोजन में, आहार मतलब समझिए कि भोजन में आपका फाइबर की भूमिका क्या हो, किस चीज़ के लिए रहती है, तो पाचन के लिए और मल त्याग की नियमितता बढ़ाने के लिए, नियम से इसको बढ़ाने के लिए इसको ये रहता है। ठीक है, फाइबर की मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि जिस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया है और बालों का रंग फीका पड़ गया है वह संभवतः किससे से पीड़ित है। कौन से रोग से पीड़ित हो सकता है, किस चीज़ की कमी से वो पीड़ित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन सा, तो प्रोटीन की कमी से। ठीक है, आपका जो है बालों का रंग फीका पड़ना या विकास अवरुद्ध हो जाना, विकास ना होना, ये किसके कारण हो सकता है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर, प्रोटीन की कमी के कारण, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर बालों का झड़ना भी अगर पूछ दिया कि बालों का झड़ना किसके कारण, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्योंकि प्रोटीन एक बार आपका शरीर में टोटल आ जाता है, जैसे कि बॉडी का नीड अगर 90 है आपका, जैसे कि 100 अगर बॉडी का नीड है तो अगर आप 90 दीजिएगा तो 90 आपको तो है बॉडी में ही लग जाएगा, लेकिन बाल में आपका जाएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देखिए, शायद दिख रहा होगा आपको अच्छा से। बोलता है कि राइबोसोम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन राइबोसोम्स के बारे में सही है, तो कथन को हम लोग पढ़ते हैं, 3-4 कथन दिया हुआ है। कथन ए कहता है कि राइबोसोम्स में कोई झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स में कोई झिल्ली नहीं होता, तो ये तो लगभग सही है कथन। राइबोसोम्स में पाचन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये लगता है कि कथन भी गलत है। ठीक है, राइबोसोम्स में कोई झिल्ली नहीं होता, ये सही है, लेकिन राइबोसोम्स में पाचन हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम मौजूद होते हैं, ये आपका गलत है। इनमें आत्मघाती थैलियाँ होती हैं, आत्मघाती थैलियाँ तो इसमें नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। आत्मघाती थैलियाँ किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम्स को आप लोग बोलते हैं। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, तो आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा नंबर कथन है कि राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बिल्कुल राइबोसोम्स में ही जो है आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कौन कौन सा सही हो जाता है, तो कथन ए और कथन डी सही होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो केवल कथन ए और डी। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल कथन सी, ए और डी, कौन सा, केवल कथन ए और डी आपका सही है। तो राइबोसोम्स में एक झिल्ली नहीं होती है, बिल्कुल सही है, राइबोसोम्स में कोई झिल्ली नहीं होती है, और राइबोसोम्स जो है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे कि दिए गए विकल्पों में से क्या छड़ के आकार का रड शेप्ड, पूछा जा रहा है कि कौन इन सभी विकल्पों में से क्या जो है छड़ के आकार का आनुवांशिक सूचना रखने वाला केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्य होता है। किसके समय, तो केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्य होता है और केंद्रक में उपस्थित होता है। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए कि इनमें से कौन सा जो है एक छड़ के आकार का होता है और आनुवांशिक सूचना रखता है, आनुवांशिक सूचना रखता है, और प्लस में ये जो है आपका कोशिका विभाजन के समय में ही दृश्य होता है, दिखाई देता है, और ये जो है केंद्रक में उपस्थित होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन में ये सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, तो कौन सा हो जाता है, तो क्रोमोजोम होता है। ठीक है, क्रोमोजोम्स आपका जो है कोशिका विभाजन के समय में आपको दृश्य होता है, ये केंद्रक में ही होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है। समझिए, न्यूक्लियस में आपका क्रोमोजोम्स होता है, इसका आकार क्या होता है, तो छड़ के आकार का होता है। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि क्रोमोजोम का आकार कैसा होता है, तो छड़ के आकार का होता है। ये कब दिखता है, तो ये कोशिका विभाजन के समय आपका दिखता है। इसमें क्या रहता है, तो आनुवांशिक सूचना रहता है क्रोमोजोम्स में। कहाँ पर रहता है, तो आपका केंद्रक में ये उपस्थित रहता है।
तो इतने सारे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि दर्द निवारक दवाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। दर्द निवारक दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इनमें से कौन से ऑप्शंस के लिए किया जाता है। तो दर्द कम करने और बुखार में राहत पहुंचाने के लिए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हालांकि अगर बता दें तो ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, इजी क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो दर्द निवारक दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दर्द कम करने और बुखार में राहत पहुंचाने के लिए। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि जब शरीर भोजन की ऊर्जा से वंचित हो जाता है, क्या, तो जब शरीर भोजन की ऊर्जा से वंचित हो जाता है तो निम्नलिखित में से किस ऊतक का उपयोग स्वयं को पोषित करने के लिए किया जाता है। जब शरीर भोजन की ऊर्जा से वंचित हो जाता है, जब उसको भोजन नहीं मिलता है और उसका ऊर्जा खत्म हो जाता है भोजन का, तो निम्नलिखित में से किस ऊतक का उपयोग स्वयं को पोषित करने के लिए किया जाता है। तो वसामय ऊतक। कौन सा, तो वसामय ऊतक पहले वो फैट तोड़ता है, ठीक है। किसको तोड़ता है, तो फैट्स को, वसा को पहले तोड़ता है। अगर आप भोजन करना बंद कर दीजिएगा तो पहले आपका जो शरीर में जो वसा है, फैट है, उसको गलाएगा। वसा गलने के बाद आपका जो है प्रोटीन्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी चीज़ें गलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सी अधिनियम पारित किया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था। तो इन्होंने जो है विनिमयन अधिनियम को पारित किया था, ठीक है। विनिमयन अधिनियम को पारित किया था। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। तो 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। कौन से युद्ध को जो है भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है, तो प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध, तो प्लासी का युद्ध को भारत में जो है आपका ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत को माना जाता है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए, ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। ये आपका हो जाता है इल्तुतमिश। कौन, तो इल्तुतमिश। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान में, कौन से सुल्तान ने जो है आपका चांदी के टका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे, तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। बी नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दल या पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसको छोड़िए, हटाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद प्रिंट। आगे बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। किसने जो है 8वीं शताब्दी में आपका पाल वंश की स्थापना की थी। कल मैंने राजवंश के आपको वीडियो बताया था, कल मैंने जो है राजवंश संस्थापक और राजधानी का वीडियो बनाया था, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। तो उसको अगर पूरा राजवंश को आप लोगों को कंप्लीट करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वो वाला वीडियो आपको जो राजवंश का है वो आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ से सारा बताया, राजवंश, उसके संस्थापक कौन सा, उसकी राजधानी कौन सा है, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं उसमें, ठीक है। 50+ क्वेश्चंस उसमें भी थे। चलिए 41 नंबर के क्या हो जाता है, तो आपका गोपाल हो जाता है। कौन, तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से पियदसी नाम किससे संबंधित है। मौर्य राजाओं में से पियदसी नाम जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका अशोक से संबंधित है। किससे, तो अशोक से संबंधित है। मौर्य राजाओं में पियदसी नाम किससे संबंधित है, तो अशोक से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय ने भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पदेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को हराने के बाद दक्षिण पदेश्वर मतलब कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो किसको हराने के बाद, तो ये आपका होता है हर्षवर्धन को। किसको हराने के बाद, तो हर्षवर्धन को हराने के बाद, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शासन के दौरान, किसके शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपका बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं हीनयान और महायान, ये भी पूछ देगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किन दो विचारधाराओं में आपका बट गया था, विभाजित हो गया था। तो हीनयान और महायान दोनों याद रखिएगा, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था ये, तो ये आपका होता है कुषाण के शासनकाल में, ठीक है। कुषाण के शासनकाल में। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुषाण के शासनकाल में।
आगे बढ़ते 45 नंबर क्वेश्चन कि अली अकबर खां किसके वादन के लिए जाने जाते हैं। अली अकबर खां किसके वादन के लिए जाने जाते हैं। ये आपका सरोद वादन के लिए। किसके लिए? तो सरोद वादन के लिए अली अकबर खां जाने जाते हैं सरोद वादन के लिए। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन कि एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर कौन सा? तो कैलाश मंदिर आपका किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो ये आपका कृष्ण प्रथम के दौरान। किसके द्वारा? तो कृष्ण प्रथम के दौरान एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर बनाया गया था कृष्ण प्रथम के दौरान। याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ कौन सी? तो बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी। तो आपका होता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आपका बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यह आपका ब्रिटिश भारत में किया गया था। आगे है कि 48 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किन राजवंशों के बीच में हुआ था। तो ये आपका होता है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। याद रखिए कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में हुआ था। आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में आपका जो है कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था। किस नेता द्वारा जो है एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था। ये आपका होता है खान अब्दुल गफर खान। किसके द्वारा? तो खान अब्दुल गफर खान के द्वारा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफर खान। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो सिंहासन पर बैठी थी। कौन सी ईस्वी में पूछा जा रहा है कि कौन सी ईस्वी में सिंहासन पर बैठी थी। जो रजिया सुल्ताना थी, जो ये सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला थी जो कि शासक की थी। ये जो है पहली एकमात्र महिला थी जो कि शासक की थी। कौन? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्ताना जो है पहली और एकमात्र महिला थी जो शासक की थी। वो कब शासक की थी, सिंहासन पर कब बैठी थी, ये पूछा जा रहा है। तो वो जो है 1236 ईस्वी में बैठी थी। कब बैठी थी? तो बी नंबर हो जाता है 1236 ईस्वी में बैठी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट है। ये आपका HW है, होमवर्क है आपका कि त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है। त्रिशूल गंगा एक नदी की धारा है। कौन सी नदी की धारा है? ये आपका क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। बता देना है आप लोगों को कि त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है। कौन सी नदी की धारा है ये आपको बताना है। ये आपको HW में है। ठीक है, होमवर्क में है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी जो आपका प्रैक्टिस सेट हुआ है उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और राजवंश वाला भी वीडियो अपलोड है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।